हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स जस्ट बहुत ही नज़दीक हैं। तो आज हम अपने पेपर 5 के सेक्शन बी, सी और डी को करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में उन्हें जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पर हमें इवेलुएट करना है 3/2 tan स्क्वायर 30 -2 cos स्क्वायर 90 -1/2 cos x स्क्वायर 30। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू दे रखी है 3/2, आगे है tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे -2। नेक्स्ट है cos स्क्वायर 90, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, नेक्स्ट स्क्वायर हो गया। आगे 1/2 cos x स्क्वायर 30, तो cos x 30 की वैल्यू होती है 2, उसका भी स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 3/2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। नेक्स्ट ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4 को भी कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2, बिकॉज यहाँ ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, माइनस ये पार्ट तो हटा ही देते हैं, 0 है। आगे बचा है माइनस का 2 1 2। ओके, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो 2 कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 - 2 2 4/2, 1 में से 4 को माइनस किया -3, -3/2 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो 21 क्वेश्चन का -3/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए पार्ट। Find coordinate of the point which divides the line segment joining the points 7, -1 and -3, 4 internally in ratio 2:3। ओके, तो यहां पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक दे रखा है 7, -1 और एक दे रखा है -3, 4। ओके, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को एक पॉइंट कट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट P है। आपको उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मान लेते हैं और जो रेशियो दे रखा है जिसमें वो डिवाइड हो रहा है वो है 2:3। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट था मैं इसको A नेम दे देता हूँ, सेकंड वाले को B दे देता हूँ। सभी पॉइंट्स को हम क्या क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो ये होता है हमारा x1, ये होता है y1, दिस इज x2, ये y2, यहाँ पर m1 और ये m2 रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला में जो x होता है उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो m1 हमारा है 2, x2 है हमारा -3, m2 है हमारा 3 और x1 है 7 अपॉन में दोनों का सम। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, माइनस का 3 7 21 अपॉन 5। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 21 में से 6 को माइनस करा तो 15 आया, 15/5 हो गया हमारा 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3। इसी तरह से y की वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। y के लिए हमें जो फॉर्मूला होता है y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ भी वैल्यूज को रखते हैं। m1 हमारा 2 था, y2 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, m2 हमारा 3 है और y1 हमारा -1 है, अपॉन में यहाँ पर हमारा 2 + 3। नेक्स्ट 2 4 हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस होता है और 3 1 3, नीचे 5 हो गया। 8 - 3 हमारा हो गया 5, 5/5 को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने थे जो हमने P माना था, जिसके पॉइंट को x और y कहा था। तो जो P के पॉइंट आए हैं वो आए हैं 3, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1। एक बात का ध्यान रहे, जब आप फॉर्मूला लिखें तो कभी भी गलती से 1 के साथ 1 मत लिख देना। ओके, और 2 के साथ 2 मत लिख देना। हमेशा 1 के साथ 2 होना चाहिए और 2 के साथ ऐसे 1 होना चाहिए। ये आगे पीछे लिखा हो तो चलेगा, बट ये ध्यान रहे कि आपका ये m1 x1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। m1 x2 होना चाहिए और m2 x1, ऐसे ही y के लिए भी। ठीक है, अब इसका और पार्ट है,
इसको कर लेते हैं बी वाला पार्ट। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 11, y इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है और पॉइंट दे रखे हैं हमारे a और b, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -1 एंड 11, y। ओके, और जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसको बोलेंगे x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 इक्वल टू x2 की वैल्यू 11 है माइनस x1 की वैल्यू 3 है होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू y है माइनस y1 की वैल्यू -1 है। तो देखिए दोबारा माइनस लिखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगेन यहाँ पर हम 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 10 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर हो गया 64। और ध्यान रहे देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर को ओपन मत करिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, ऐसे ही आप ध्यान से, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप मत ओपन करिएगा। तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज आपको स्क्वायर रूट हटाना है। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा रूट, तो बचेगा 64 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। 100 माइनस 64 होता है 36, y प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर इधर जाके रूट बना देगा, इसलिए मैंने कहा था इसको ओपन मत करिएगा। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रूट 36 होता है वो किसका होता है, +-6, बिकॉज रूट के बाहर दो वैल्यूज आएंगी +-6। अब हम एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो फर्स्ट टाइम हम जब y प्लस 1 इक्वल टू 6 रखते हैं +6 के साथ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 1, जो कि आ जाएगा 5। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पे हम y प्लस 1 को -6 के साथ ओपन करते हैं, तो +1 उधर जाके हो जाएगा -1, -6 और -1 हो गया -7। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ चुकी हैं y की, 5 एंड -7। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्क्वायर ओपन ना करिएगा, जिससे आपका क्वाड्रेटिक ना बने तो ज़्यादा बेटर है, आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। 2 में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B and M respectively, prove that triangle ABC similar triangle AMP। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है ABC ये वाला, और एक ट्राइंगल दे रखा है हमारा AMP, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक M पर और एक B पर, दोनों को सिमिलर करना है। तो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा ABC, B पर राइट एंगल, और यहाँ पे आपका P, यहाँ पे M पे राइट एंगल, ठीक है। तो यही दोनों ट्राइंगल मैं सिमिलर कर रहा हूँ, तो इनको ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं जो कॉमन हो सकती हैं? तो देखिए अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC को देखें तो इसमें ट्राइंगल जो एंगल A है और जो AMP है इसमें भी A है, तो वो कॉमन है, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये है हमारा कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने देखा था कि ट्राइंगल ABC में एंगल B, ABC में जो एंगल B है, और इधर AMP में जो एंगल M है, AMP में जो एंगल M है, दोनों क्या हैं, ईच 90। ओके, अब यहाँ पे दो एंगल इक्वल आ गए हैं, तो सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया होता है जिसमें दोनों एंगल इक्वल आ जाए, तो आप बोल देते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, आपके दोनों ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP सिमिलर आ जाएंगे। ओके, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बहुत इजी था, यहाँ पर A दोनों में कॉमन था, तो मैंने एक तो A को ले लिया जो कि दोनों में आ रहा है,
और बी एंगल और एम एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के, वो 90 के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे LCM और HCF निकालना है 92 और 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नंबर हमारे हैं 92 और एक है 510। तो मैं इसका पहले HCF निकाल लेता हूँ। HCF निकालने के लिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 8, 1 बच गया तो 2 6 12, 2 2 4, 2 3 और 23 तो हमारा प्राइम नंबर है तो 23 1 ओके। सिमिलरली 510 को करते हैं तो 2 2 4, यहाँ भी 1 बच गया, 2 5 10, फिर से 1 बचा, 2 5 10, 5 से कट कर देता हूँ, 5 5 5 1 51 हमारा 17 की टेबल में आता है, 17 3 और 3 1 नंबर ऊपर नीचे ले सकते हैं, बाद में सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो HCF हमारा कॉमन नंबर होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 हो गया। आगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो हमारा HCF हो जाएगा 2। ओके, HCF आने के बाद अब हम इसका LCM निकालते हैं। LCM के लिए हमें नंबरों को एक साथ लिखना होता है, तो 92 कॉमा 510, 2 से कट करते हैं, 2 4 2 6 2 2 2 5 2 5 फिर से 2 से, 2 2 2 3 ये नंबर तो नहीं कट होगा। 23 तो हमारा प्राइम नंबर था। आगे अब इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 और 5 1 नेक्स्ट ये हमारा 17 से कट होगा, तो 17 3 और लास्ट में 3 1 एलसीएम के लिए हमें सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मैंने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे बचते हैं 17 और 23, मैंने इनको साथ में लिख दिया, ठीक है। नाउ 17 6 होता है 102 और आगे 0 है, और 23 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हमारा जब मल्टीप्लाई करा लिया तो इसका जो फाइनली आंसर आया वो आया है आपका 2 3 4 6 0। ओके, तो ये हो जाएगा एलसीएम। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये समझ में भी आ गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 के ए पार्ट में लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में। पहले दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास डिफरेंट मेथड है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊंगा तो मेरे पास कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 1 और 2 का। ओके, तो 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली इक्वेशन को, जिससे इसके पास भी 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरी इक्वेशन को करना होता है, तो 2 1 2, ये हो जाएगा 2x, 2 को y से किया 2y, और 2 6 हो गया 12। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जो थी उसको ऐसे लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, बिकॉज उसके पास 2 था। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब सेम साइन होता है, जिसको भी एलिमिनेट करना हो और उसका साइन सेम हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस को, सबके नीचे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, यहाँ साइन नहीं है तो प्लस। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होता है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 हो गया हमारा 5, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 4 गया, ये आया 8, तो y की वैल्यू हो गई 8/5। अब y की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसे रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी जिसको हमने चेंज नहीं किया था उसमें रख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 6 था, तो x प्लस वाई की वैल्यू थी 8/5 इक्वल टू 6। 8/5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5 से नीचे 5 से ऊपर, बिकॉज 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5, 6 5 30 माइनस 8। अब 30 माइनस 8 होता है 22/5, तो x की वैल्यू आ गई 22/5। ओके, तो ये था आंसर, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा आपका, बहुत इजी थे क्वेश्चन अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या रखा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जब हम पेपर कर रहे हैं उनमें सब में डिस्कस कर रहे हैं बार बार।
कंसिस्टेंट हमारी होती है इक्वेशन कब, जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं और वन सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस में हमारे कंसिस्टेंट होता है, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे होते हैं जो पैरेलल लाइन या फिर नो सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो अब देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी -10x प्लस 6y इक्वल टू 22। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो 11 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिख लेते हैं, यहाँ भी 10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तभी बता पाएंगे जब हम उनका रेशियो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों रेशियोज को सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो 5/10 यह है आपका 1/2। तो a1/a2 की वैल्यू आ चुकी है -1/2। नेक्स्ट वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -3/6। 3 1 3 3 2 6। ये हमारा b1/b2 होता है, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया है। लास्ट है हमारा 11/-11/-22। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 11 1 11, 11 2 22। ये आ चुका है आपका C1/C2। अब देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों नंबर्स के पास में जो साइन था नेगेटिव था, ठीक है। तो स्टार्टिंग के a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए। a1/a2 का जो रेशियो है b1/b2 के रेशियो के इक्वल आया, बट C1/C2 का रेशियो इक्वल नहीं आया है। रीजन क्या है, क्योंकि साइन अलग है, ठीक है। तो ये हमारा C1/C2 इक्वल नहीं आया। ध्यान रहे साइन को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में माइनस है और यहाँ पे प्लस का साइन है, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया था। तो जल्दीबाजी में कहीं 1/2 देख के सही मत कर देना। अब ये कंडीशन किसकी होती है, तो ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस कहीं भी हमारी टच नहीं करती हैं, तो ये हो जाता है हमारा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन पे हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सी में देखिए यहाँ पर हमारा 26 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है प्रूव दैट 3 + 7√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मान लेंगे लेट 3 + 7√2 इज अ रेशनल नंबर, ओके। अब रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो हमारा नंबर होता है वो इक्वल टू P/Q होता है, वो लिख दिया हमने, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब वहां पे हम स्क्वायरिंग करते थे, बट यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपके जो रूट के अलावा जितने नंबर हैं उनको आप इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर 7√2 इक्वल्स टू P/Q प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो P माइनस Q की 3 से कराई तो 3Q/Q, ओके। इसके बाद 7 को भी इधर लाएंगे, क्योंकि रूट का नंबर रहना चाहिए सिर्फ यहाँ पे। तो P माइनस 3Q अपॉन ये डिवाइड में आके 7Q हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक टर्म मिलता है। इसके बाद हमें क्या बताना है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें √2 एक इरेशनल नंबर दिया था, बट जो हमारी फॉर्म आ रही है P-3Q/7Q एक रेशनल फॉर्म आ रही है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि जो इरेशनल है वो कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट 3 + 7√2 is rational number, hence 3 + 7√2 is irrational number, ओके। तो आपको यहाँ पे प्रोसीजर ऐसे ही करना है जब भी आपका कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है। अभी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको बस ध्यान रखना है कि आपके बिना रूट के नंबर जो है उनको उधर ले जाना है नेक्स्ट साइड पे, और उसको रेशनल फॉर्म में लिख देना है। बट जो क्वेश्चन में आपका होगा वो गिवन होगा इरेशनल, तो इरेशनल वाला पार्ट रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। आप बता देंगे ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी है, और उसके बाद आप बता देंगे कि हमारा ये इरेशनल होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial x² + 3x + 2, find quadratic polynomial whose zeros are alpha +1 and beta +1। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इक्वेशन दे रखी है x² + 3x + 2,
यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ये हो गया ए जिसकी वैल्यू 1 है, बी आपका 3 है और सी आपका 2 है। तो सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट के रिलेशन इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कहे कि एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ऐसे दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे रखी है, तो उससे पहले सम और प्रोडक्ट जरूर निकाल लें। तो सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1। अब -3/1 करेंगे तो -3 ही आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी, -3। सेकेंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, तो वो भी लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, तो 2/1 भी आपका 2 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है 2। ओके, इन रिलेशन का हम बाद में यूज करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 0 है अल्फा प्लस 1 और एक है बीटा प्लस 1। इससे पॉलिनोमियल बनाना है। तो जब आपको जीरोस गिवन होते हैं और उससे पॉलिनोमियल बनाना होता है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ओके, ऑफ जीरोस। तो ये सम और ये प्रोडक्ट हमको सॉल्व करना है और फिर इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग सम निकाल लेते हैं। तो सम जो होता है वो इन दोनों का सम होगा, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, दोनों को प्लस कर दिया। तो अल्फा और बीटा को साथ में लिख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और 1 हो गया 2। अब अल्फा प्लस बीटा जो हमने सॉल्व किया था वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है -3, तो यहाँ रख दिया -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो है हमारी अल्फा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू है वो है बीटा प्लस 1। ओके, इनके अकॉर्डिंग बात करनी है, ध्यान रहे। ठीक है, बीटा से कराई अल्फा बीटा, फिर अल्फा की 1 से कराई प्लस अल्फा, अब 1 की बीटा से कराई बीटा और 1 की 1 से कराई 1। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 2, वो 2 रख दिया। अल्फा प्लस बीटा हमारा -3 था जो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे रखने के लिए सॉल्व करी जाती है स्टार्टिंग में। अब 2 और 1 हो गया हमारा 3 और प्लस माइनस -3, सॉल्व किया तो आ गया 0। देखिए प्रोडक्ट आ गया 0 और सम आ चुका है -1। पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में क्योंकि आपको पॉलिनोमियल बनाना था। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आई थी -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये क्लियर होगा, आपको बस ध्यान से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे क्या रखा है, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। अब इस क्वेश्चन में, इस फिगर में आपको बता रखा है कि जो DE है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, और जो DF है वो AE के पैरेलल है और ये रेशियो आपको प्रूव करना है। तो हम इसी अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन में जो गिवन पार्ट है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमसे क्या रखा है, डी पैरेलल AC। अगर आप ध्यान से देखें तो डी पैरेलल AC जो है हमारा, ये और ये इस ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, तो हम जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे हम ABC। तो मैं ट्राइंगल लिख देता हूँ ABC और जो DE है वो इसका पैरेलल है। तो ये चीज हमको गिवन है। ओके, तो अगर पैरेलल गिवन हो तो हम रेशियो ले सकते हैं बाय BPT। तो किसका रेशियो लेंगे, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो B, तो यहाँ पे लिखा है B अपॉन EC। ओके, तो अगर हम B अपॉन EC का रेशियो लेते हैं तो वो इस तरीके से आएगा। तो नीचे से भी रेशियो इधर भी लेना पड़ेगा, लिख देंगे B अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन AD। ये आया किससे, बाई BPT। ओके, इक्वेशन नंबर 1। रेशियो को हम ऊपर से भी ले सकते थे ऐसे, बट मैंने रेशियो इस तरीके से क्यों लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देख लिया था B अपॉन EC था। ठीक है, ध्यान रहे, बट अगर आप इसको नीचे से काउंट दिखा रहे हैं तो इसको भी नीचे से ही काउंट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कंडीशन दे रखी है जो है DF पैरेलल AE। ओके, ये हमें गिवन है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है ABE, क्योंकि इसी में DF और AE पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, तो हम ट्राइंगल भी हम वही बनाएंगे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABE और यहाँ पर जो है DF पैरेलल है हमारा AE के। फिर से हम थेल्स लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता है पैरेलल दिया है, तो थेल्स हम लगा देते हैं BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बिकॉज ये रेशियो चाहिए।
इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी या डी ए। ओके, ये भी आ गया हमारा बाई बीपीटी बोल दें या फिर थेल्स। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में हमारा बी डी अपॉन ए डी के इक्वल में वैल्यू आ गई है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई आ चुका है। ओके, और ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो चुका है आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon OD. Show that quadrilateral ABCD is trapezium. अब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका एक पेयर पैरेलल बताना होता है। ठीक है, जो आपका दिख रहा होगा ए बी और सी डी को अगर हम पैरेलल बता दें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एक रेशियो गिवन है, मैं उसको लिख देता हूँ ए ओ अपॉन बी ओ, जो कि प्रोपोर्शन में है सी ओ अपॉन ओ डी के। तो ये क्या है, हमें गिवन है। अब नाउ अगर मैं इसको यहाँ अपॉन में ले आता हूँ एओ के नीचे सीओ को और बीओ को ऊपर ले जाता हूँ इनकी पोजीशन चेंज करके, तो आप ध्यान से देखिए ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल को देखना, ये वाला। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड यहाँ से हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी। ओके, ये जो इस तरीके से ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए ओ बी, आप डायग्राम में देख सकते हैं सी ओ डी। तो रेशियो देखिए, एओ का रेशियो जो है, एओ का रेशियो सीओ के साथ है एंड बीओ का रेशियो ओडी के साथ है। ठीक है, और हमें पता है जब दो लाइन कट करती हैं तो ये वाले जो एंगल होते हैं वो होते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल 1 बोल देता हूँ, यहाँ पे एंगल 2 बोल देता हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 2, कौन सा एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दो साइड, ये साइड और ये साइड, और इनके बीच में एंगल आ रहा है, तो बाई साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड, जो ट्राइंगल है हमारा ए ओ बी सिमिलर आ जाएगा किसके, सी ओ डी के। ओके, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हमारे दोनों क्या आ गए, सिमिलर आ गए। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर आते हैं तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बताया, सी, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल आपका ए होगा यहाँ पे वो सी के इक्वल आ जाएगा, और जो बी वाला होगा वो आ जाएगा डी के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एंगल, सो एंगल ओ ए बी, क्योंकि ए पहले इधर से कवर कर रहे हैं, इक्वल आ जाएगा ओ सी डी के, ओ सी डी के। सिमिलरली दूसरा एंगल जो हमारा है ओ बी ए, ओ बी ए, वो इक्वल आ जाएगा ओ डी सी के, ओ डी सी के। ठीक है, क्योंकि सिमिलर आ चुका है तो एंगल सारे बराबर हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग वाले। लेकिन ये कौन सा पेयर फॉलो कर रहा है, ये हमारा अल्टरनेट पेयर को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल को भी फॉलो कर रहा है। ओके, जब हमारी दो लाइन होती है पैरेलल, तो जो ये वाले एंगल होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे यही एंगल तो आ रहे हैं, ए के साथ सी, इधर साइड से देखो यहाँ पर बी के साथ है डी। तो ये कौन सा पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आते हैं तो जो हमारी साइड्स होती हैं ये सामने की, वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं। सो हम बोल देंगे जो ए बी है वो पैरेलल आ जाएगा डी सी के, और ये पेयर पैरेलल मिल चुका है। सो हम बोल देंगे हेंस ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, आप इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं क्वेश्चंस में भी। तो ये थ्योरम आपकी 10.2 है, जिसमें क्या कहते हैं कि अगर एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, मान लीजिए पी पॉइंट है, इससे टेंजेंट, पहले तो दो टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ होती है, ये ध्यान रखेंगे हम। तो पहले टेंजेंट को बोलते हैं पी ए, और ये हो गई पी बी। तो हमको प्रूफ करना है कि जो पी ए होगा वो इक्वल टू आ जाएगा पी बी के। ठीक है, बीच में सेंटर हो गया। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, एक तो ओ ए को, एंड इधर ज्वाइन कर देंगे ओ बी को, साथ साथ ज्वाइन कर देंगे किसको, ओपी को। अब जब इनको ज्वाइन कर देंगे
तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है किसके बीच में, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा बाई 10.1। ओके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। ओके, क्या क्या चीजें बराबर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 90 अभी बताया मैंने, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी ईच 90। सेकेंड पॉइंट, ओपी दोनों में ही क्या है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन। एंड थर्ड पॉइंट में हम बता देंगे जो रेडियस होता है किसी भी सेम सर्कल के वो सारे इक्वल होते हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, बिकॉज रेडियाई है ये आपके ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है। ओके, तो कौन सा क्राइटेरिया, देखिए 90 एंगल लें और उसके सामने वाली साइड आ जाए और कोई एक साइड आ जाए तो उसको बोलते हैं आरएचएस। तो बाय आरएचएस ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल बीओपी के, यहाँ पे हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। अब जब कॉन्ग्रेंट आ गया तो सीपी सीटी से सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो कौन सी साइड चाहिए थी हमें, एपी इक्वल टू बीपी। सो बाय सीपी सीटी हम बता देंगे एपी इक्वल टू बीपी। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इफ द पॉइंट Q 0,1 is equidistant from the point P 5, -3 and R x, 6, find the value of x, also find distance PR। ओके, तो यहाँ पर क्या रखा है, एक पॉइंट है Q जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं 0,1, ये इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P जिसके पॉइंट है 5, -3 एंड R जिसके पॉइंट है हमारे x, 6। इससे ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है। ओके, तो अगर हम कंडीशन देखें तो ये बोल रहा है पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस x जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है और बाद में इस पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हम बाद में निकालेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। कंडीशन में हमें दे रखा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात हुई तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिख देते हैं, तो जैसे Q हमारा फिक्स पॉइंट है तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, P की तरफ ये हो जाएगा x2 y2 जब हम पहली डिस्टेंस देखेंगे, ऐसे उधर फिक्स कर दिया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, नीचे x1 y1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी क्यू के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, सेकेंड साइड भी यही होगा x, लेकिन वो क्यू आर के अकॉर्डिंग x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोल के, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको हटा देता हूँ, वरना आप यहाँ पे बताते हैं अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो ये जो रूट हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे उधर साइड से भी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले x2 और x1 की वैल्यू रखते हैं पी क्यू के अकॉर्डिंग, तो x2 की वैल्यू कितनी है 5, x1 की वैल्यू है 0 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, अब क्यू आर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है x -0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 में से 0 हो गया 5 स्क्वायर, -3 -1 हो गया -4 स्क्वायर, और यहाँ x -0 हो जाएगा x स्क्वायर, और 6 में से 1 गया 5 स्क्वायर। देखिए 5 स्क्वायर सॉल्व करेंगे, दोनों साइड सेम साइन है तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-4, दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि रूट के बाहर दो वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू आ चुकी है +4 और -4। अब हमें डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस पी आर। ओके, अब पी आर के डिस्टेंस देखिए, पी आर ये वाला पॉइंट है ये, तो पी और आर के पॉइंट क्या है, तो पी के पॉइंट मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 5, -3 और आर के पॉइंट थे हमारे x, 6। अब
जब पहली बार डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ तो मैं वैल्यू लेके चलता हूँ x की +4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है पी आर इक्वल्स टू √x2, डायरेक्टली x2 की हमारी वैल्यू x -5 स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस, फिर यहाँ माइनस का 3 आ रहा है तो दोबारा माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अब x की वैल्यू 4 है क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है तो +4 लेके चल रहे हैं, तो 4 - 5 स्क्वायर 6 + 3 हो गया 9, 4 में से 5 माइनस के तो -1 और 9 स्क्वायर हो जाएगा 81, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, 81 में 1 ऐड किया तो आ गया 82। तो √82 हमारा पहला आंसर आ गया है जो डिस्टेंस आई है, क्योंकि 82 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस बार x की वैल्यू जो लेंगे हम -4 लेंगे, बिकॉज दूसरी वैल्यू -4 थी। तो पी आर इक्वल टू, अब हमें वैल्यू पता ही है x की यहाँ पे क्या रखना है, तो यहाँ रख देंगे -4 -5 होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 + 3 होल स्क्वायर। तो -4 -5 हो गया -9 होल स्क्वायर और यहाँ भी हो गया 9 स्क्वायर, ठीक है। 9 स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 81, 81 और 81 को ऐड करेंगे तो आएगा 162। और 162 को हम देखें तो 81 का डबल ही होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 81 × 2, 81 9 का 81 9 का स्क्वायर होता है तो 9 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 9√2 हमारा आंसर हो चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये था हमारा आंसर, आप इसको ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रूव करना है हमें cos a अपॉन 1 + sin a, 1 + sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। तो हमें दिया था cos a अपॉन 1 + sin a और एक है 1 + sin a अपॉन cos a और इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 2 sec a, ठीक है। तो ये वाली साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, तो इस फंक्शन की जो 1 + sin है cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे सेम बनाना है ना, तो ऊपर भी cos से होगी मल्टीप्लाई, अगर नीचे हुई है तो ऊपर बन गया cos स्क्वायर a। सिमिलरली यहाँ cos a है तो इसकी 1 + sin a से करा देंगे, तो ऊपर भी 1 + sin a से करा दी, तो ऊपर हो चुका है हमारा, देखिए 1 + sin a इधर भी है और 1 + sin a इधर भी है, तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। ओके, ध्यान रहे इतनी सिंपल सी बात थी, सेम था, उसका पावर 2 हो गया। अब नीचे क्या बन चुका है 1 + sin a एलसीएम और cos है, ठीक है, तो क्योंकि दोनों के पास सेम आ चुका है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो cos स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b, ओके, नीचे 1 + sin a एंड cos है। ये आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a और ये हो जाएगा 2 sin a अपॉन में 1 + sin a cos है, ठीक है। तो अब cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a को अगर हम साथ में देखें, दोनों के बीच में प्लस है, तो ये हमारी आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1। ओके, कहीं पे भी sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मिलता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा 1 से। ओके, तो हमने इसकी जगह 1 लिख दिया, आगे एक 1 और था तो वो लिख दिया, और नेक्स्ट ये वाला टर्म बच चुका है 2 sin a, और अपॉन में मैं अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा 1 + sin a और यहाँ पे cos है, 1 और 1 हो गया ये 2, 1 और 1 हो जाएगा ये 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 + sin a इंटू cos है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 + sin a अपॉन में भी 1 + sin a इंटू cos है। अब ये कैंसिल हो सकता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास बचता है 2 अपॉन cos है। अब देखिए 2 के पास में अगर हम देखें तो कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 1 है, और 1 अपॉन cos जो होता है वो क्या होता है, sec a के इक्वल होता है, तो 2 × 1 अपॉन cos a को हम रिप्लेस कर देंगे sec a से, और sec a ही हमारा जो था ये राइट हैंड साइड पे था, तो ये RHS प्रूव हो चुका है हमारा। अब LHS इक्वल टू RHS आ गया तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये था हमारा आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बी पार्ट है, इसमें क्या गया है, प्रूव दैट
साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर हमें इसका एलएचएस में ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरीके से इस साइड भी यही चीज हो रही है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ओपन कर देते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो पहला टर्म है, अब मैं डायरेक्ट खोलूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। नेक्स्ट टर्म में भी यही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ओके, आपको साथ साथ अपने आंसर्स को भी समझते रहना है कि हमें कौन कौन से टर्म्स चाहिए और 7 तक पहुंचना है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है कहीं भी मिले प्लस में, क्योंकि आगे पीछे लिखा है, इसको साथ में लाके हम इसको एक साथ बोल देंगे 1। ओके, पहला हो गया हमारा आंसर में। हमें कॉसेक स्क्वायर है नहीं चाहिए, तो कॉसेक की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए को किससे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर ए चाहिए था तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ से आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्लस 2। अब साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो किसी को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मैं साइन ए को ऐसे ही रहने दूँ तो कॉसेक ए को रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए से, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आगे सेक स्क्वायर ए भी आंसर में नहीं चाहिए, तो सेक की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 10 चाहिए था इसलिए इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में फिर यहाँ पे आ जाते हैं 2 कॉस ए, सेक ए भी कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए, किसी को भी रिप्लेस करके, ठीक है। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब काउंट करिए नंबर्स, ये हमारे 7 नंबर बन चुके होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6 7। तो आप इसको आगे लिख दीजिए 7 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारा टेन स्क्वायर है तो उसको लिख देते हैं, वो भी हमारे पास है। और लास्ट में कॉट स्क्वायर है, इसको भी हमने लिख दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये था सेक्शन सी। आ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी को ध्यान से देखिए। सेक्शन डी में जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स resulted in following frequency table for the number of family members in a family। फैमिली साइज दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, आपको मीन और मोड निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप टेबल बना लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे जब आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ग्रुप दे रखा है, तो आप जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्लास। तो क्लास दे रखी है और जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो क्लास हमारी है 1 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, और इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 7 8 2 2 1। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए होता है पहले XI, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। ओके, सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं और एक पूरा सिंगल वीडियो बना रखा है जिसमें आपके मीन मीडियन मोड के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, जिससे आपका सारा बेस क्लियर हो जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। अब 1 और 3 का जो क्लास मार्क होता है, जो इनके बीच का नंबर होता है वो होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जब आपको पता है तो डायरेक्ट लिख देंगे, 1 और 3 के बीच में आता है 2, ठीक है। वरना हमारा जो फॉर्मूला होता है XI का क्या होता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट पहले ले प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 ही आना है। जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखे तो डायरेक्ट लिखो, नहीं पता चले तो ये फॉर्मूला लगा के आइडिया ले लो। मैंने सब बता रखा है, आप देख लीजिएगा। 3 और 5 के बीच में 4, 5 7 के बीच में 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 और लास्ट में आ गया 10। नंबर काफ़ी छोटे हैं तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से करिए। उसके लिए आपको चाहिए होता है FI XI। ओके, ये FI है, तो FI और XI मतलब मल्टीप्लाई। तो 7 2 ज़ा 14, 8 4 ज़ा 32, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 और 10 1 ज़ा 10। ओके, ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI।
अब सिग्मा है हमारा सम, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका सम देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा, ये जाएगा 84, ठीक है। और एफ आई का सम हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 फैमिली दी थी तो 20 ही आएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 20, कट करते हैं 2 से, 2 10 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 4.2। तो हमारा मीन आ चुका है 4.2। अब हम करते हैं कैलकुलेट मोड। मोड के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 8। ओके, तो ये वाली जो क्लास होगी इसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास। ओके, अब यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो जो हमारी मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं हम F1, उससे ऊपर वाली को बोलते हैं F0 या F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। और जो क्लास है इसमें जो लिमिट होती है नीचे वाली इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और H होता है हमारा गैप। तो 3 और 5 के बीच में गैप कितना हो गया हमारा, 2 का। ओके, फॉर्मूला क्या होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पुट करते हैं वैल्यू, L की वैल्यू है आपकी 3 प्लस F1 है आपका 8 माइनस 7, नीचे 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, और गैप आपका हो गया 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, 8 टू ज़ा 16, ये माइनस और माइनस ऐड कर लिया, ये हो जाएगा हमारा 9, और ऊपर हो गया 2। ओके, ये रहेगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 होता है 7 इंटू 2। आगे 3 प्लस 2 वन ज़ा 2 होता है, तो 2 अपॉन 7 आएगा। अब 2 अपॉन 7 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ऐड कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 3.287। तो ये आ गया मोड। और ध्यान रहे जो आंसर होगा एसी क्लास के बीच में आना चाहिए, और वो बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये था हमारा अगला आंसर। आ जाते हैं 33 पे। इसमें लिखा है अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of base diameter 24 meter and height 7/2 meter. Find the volume of rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? Okay. अब यहाँ पर एक हीप है जो कि हमारा कोन की फॉर्म में है, तो मैं इसको कोनिकल फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है, कोन शेप बना देते हैं। अब इस कोन का जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 24 मीटर। तो डायमीटर 24 है, तो रेडियस बना देते हैं यहाँ पे 24/2, जो कि हो जाएगा 12 मीटर। हाइट आपको दे रखी है यहाँ पर, ये दे रखी है आपकी 7/2, ओके, जिसको आप बोलेंगे h। ये आपका हो गया रेडियस। नाउ आपको बताना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं बोली है तो 22.7 यूज करेंगे। आर आपका है 12 और एच की वैल्यू है 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 12 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 3 से 3 2 ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर बचे हैं 22, 12 एंड 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 24। अब 22 और 24 का जो मल्टीप्लाई है ये हो जाएगा हमारा 825 मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होता है। अब हमसे क्या कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में, कि कितना कैनवस क्लॉथ यूज होगा इसको कवर करने में, ठीक है। तो ये कवर जो होगा वो बाहर बाहर से होगा, तो जब इसके बाहर बाहर से कवर करेंगे तो उसका क्या निकालेंगे, सी एस ए। अब सी एस ए जो होता है हमारा, सी एस ए ऑफ कोन, वो होता है हमारा पाई आर एल। एल क्या होती है, तो एल होती है हमारी स्लैंट हाइट, ये वाली। ओके, तो स्लैंट हाइट दी नहीं है, तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, तो देखिए कोन का जो ये जो हाफ पार्ट होता है इधर का, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह होता है। यहाँ पे इतने पार्ट को रेडियस बोलते हैं, और रेडियस हमें पता है 12, और हाइट हमें दे रखी थी 7/2 मीटर। ओके, स्लैंट हाइट निकालेंगे पाइथागोरस लगा के। तो जो एल है वो एज अ हाइपोटेनस काम कर रही है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये जाएगा 144। इसके बाद कर देता हूँ, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 4 2 ज़ा और 4 5 ज़ा। अब ये 144 में 12.25 जोड़ते हैं तो आता है 156.25। ओके, अब ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है आपका 12.5। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आपको पता होगा
कि 156.25 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पेयर बना लेंगे 2 2 का, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ओके, ये 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे 0 हो गया, अगला पेयर उतार लिया 56, अब नंबर लेंगे 2, तो 22 2 जा होता है हमारा 44, यहाँ आ जाएगा 12, ये दोनों ऐड होकर 24 हो जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट पेयर उतारेंगे क्योंकि ये नंबर छोटा हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिससे ये आ जाए, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, पूरा कैंसिल हो चुका है, तो अगला नंबर 5। तो हमने जो नंबर लिए 1 और 2 लिया, उसका पॉइंट आ गया था, तो 12.5, ओके। तो ये स्लैंट हाइट आ चुकी है। अब हमें निकालना था सी एस ए कोन का, तो वो था हमारा पाई आर एल, वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर की वैल्यू 12 और एल अभी हमने सॉल्व किया, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधे सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे अगर हम पॉइंट हटाएं तो 0 बढ़ा लेंगे, 2 से कट करते हैं, 2 5 जा 2 6 जा, फिर 5 से कट करता हूँ इसे, 5 2 जा, और यहाँ बचा 2 5 5 जा, ओके। नेक्स्ट 22 इंटू 25 6 जा होता है 150/7। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 100/7 मीटर स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 7 4 जा 28, 7 5 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, अब यहाँ पर 7 2 जा 7 8 जा, तो ये आएगा 471.428 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों आंसर जो भी आपको सही लगे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों लिख देंगे तो और बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के ए पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक कैनाल है, इसके दो किनारे हैं, ठीक है, एक किनारे को हम ए मान लेते हैं और एक किनारे को बी मान लेते हैं। एक किनारे पर एक टीवी टावर है, ठीक है, तो एक टावर हमने बना दिया है, और दूसरे जो कॉर्नर है उससे जो एलिवेशन बनना है इसके टॉप पर, टॉप पॉइंट को सी मानते हैं टावर के, जो एलिवेशन बनना है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री, तो मैंने उसको 60 डिग्री बोल दिया। अब इसी पॉइंट बी से 20 मीटर अवे, अवे बोले तो दूर जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है, तो 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट हम बोलते हैं डी, इस पॉइंट से दोबारा अगर हम टावर के टॉप को देखें तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री, ओके। अब आपको बताना क्या है, हाइट ऑफ टावर बतानी है बस। तो ये हमारा डायग्राम था, तो टावर की हाइट को हम एच बोल देते हैं। अब यहाँ से ए से बी की डिस्टेंस भी हमको चाहिए, तो हम उसको कुछ बोल देते हैं एक्स, ठीक है। अब जो हमारा ट्राइंगल मिल रहा है, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, उनको ले लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी को, तो ए बी सी, सामने है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, ये होता है 10 का रेशियो, तो 10, और इस ट्राइंगल में हमारा एंगल आ रहा है 60, तो 10 60 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू होती है √3 एच अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ जाएगी तो हो जाएगा x√3 इक्वल्स टू एच। इक्वेशन 1 आ गई है। सिमिलरली अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं, ध्यान रखेंगे राइट एंगल को ही कवर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, फिर से सामने परपेंडिकुलर, इस बार नीचे पूरा बेस ये है, तो x प्लस 20, ओके, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो 10, इस बार एंगल आपका 30 डिग्री कवर हो रहा है, तो 10 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 20। 10 30 की वैल्यू तो 1/√3, यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 में h की वैल्यू निकाल ली थी, वो यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये रहेगा x√3 अपॉन में x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, और √3 जब इधर साइड जाएगा तो x इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 3x। यहाँ से x वाले पार्ट को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो 3x माइनस x हो गया 2x, 2 से 20 को कट कर देंगे 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। बट आपको हाइट चाहिए थी, तो हाइट हमारे पास हाइट की इक्वेशन दे रखी थी, x√3, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू 10 थी, 10√3 मीटर हमारा आंसर आ गया।
उसमें लिखा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. Okay, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. इसमें क्या बोला गया है, एक प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है कोई ए, जो कि ग्राउंड से 4000 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है. ओके, अब जब ये फ्लाई कर रहा था तो आगे जाते जाते ये एक दूसरे प्लेन के ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रहा है, जो कि उसके वर्टिकली जस्ट अब होते हुए जा रहा है. ठीक है, तो एक प्लेन और है बी पॉइंट पर हम मान लेते हैं, इसके जस्ट ऊपर से ये दूसरा वाला प्लेन, इसके जस्ट ऊपर से ये वाला हमारा जो पहला प्लेन था वो फ्लाई करते हुए जा रहा है. ठीक है, अब एट एन इंस्टेंट किसी एक टाइम पर ग्राउंड से मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ये पॉइंट हो गया सी, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों प्लेन पर क्या बन रहा था, तो बड़े वाले पे जो ऊपर वाला है एंगल वो हो जाएगा 60 डिग्री, और नीचे वाला जो है वो दे रखा है आपका 45 डिग्री. आपको बताना क्या है, इन दोनों के वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ए और बी की डिस्टेंस बतानी है कितने दूरी पे है, तो हम इसको एच बोल देते हैं. ओके, ये बेस वाले पार्ट कॉमन पार्ट है, इसको भी कुछ मान लेते हैं एक्स. ओके, अब यहाँ पे पॉइंट को हम डी बोल देते हैं. हमें बी डी की भी नीड पड़ेगी बिकॉज ये भी एक ट्राइंगल में कवर हो रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, तो पूरी टोटल डिस्टेंस जो है 4000, उसमें से एच को माइनस कर देंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आंसर पे. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कवर करते हैं बड़ा वाला, जो कि हमारा ट्राइंगल है ए डी सी जो है ये वाला. तो ए इन ट्राइंगल ए डी सी 10 कितने का एंगल है, 60 डिग्री. 10 क्यों लिया, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर है, जो कि टोटल 4000 अपॉन बेस है हमारा एक्स. 10 60 की वैल्यू √3, 4000 अपॉन एक्स, ये इधर जाएगा तो ये 4000 अपॉन में √3 आ गया. ठीक है, इसको लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसको यहाँ पर अगर करता हूँ तो रेशलाइज करना पड़ेगा. रेशलाइज कैसे करते हैं, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 4000 √3 और अपॉन में आ गया 3. 4000 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 अपॉन में 3. पॉइंट आया, 2 जीरो बढ़ाए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 3 12, ये आएगा 692 और आगे 0 बचा था 3. कट करेंगे तो आएगा 3 2 3 3 3 6 18, पॉइंट लगाया, फिर से बार बार आता रहेगा 6 6, तो 6 7 मीटर. ओके, मैंने इसको यही कैलकुलेट कर दिया क्योंकि बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी. अब ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला दूसरा वाला बी डी सी. ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, यहाँ पे भी 10 आएगा, एंगल लेकिन 45 है. अब ये वैल्यू बी डी हम लेंगे, तो बी डी मैंने ऊपर बता दिया था कितना है, 4000 माइनस एच अपॉन एक्स. ओके, 1045 की वैल्यू थी 1, 4000 माइनस एच, एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 2306.67, तो 2306.67, ये डिवाइड से इधर 1 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2306.67 इक्वल में है 4000 माइनस एच. एच को इधर ले आता हूँ प्लस हो जाएगा, और नंबर को इधर ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा 2306.67. दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 433 मीटर. ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर. मैंने वैल्यू को पहले ही रख लिया क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान पड़ता है. ओके, बाकी आपको जैसा सही लगे आप उसको करिए. आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे. अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 35A. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड if the longer side is 80 meter more than the shorter sides, find the length of the shorter side. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. ओके, और इसका एक डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल बना देते हैं दो में से. तो जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है, मोर मतलब प्लस है, किससे, शॉर्टर साइड से. अब जैसे ये ब्रेथ होती है तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं एक्स लेट करके. ठीक है, शॉर्टर साइड यही मान लेते हैं, तो एक्स है तो इससे एक्स से 60 मीटर ज़्यादा है. और जो लॉन्गर साइड है जो कि हमारी होती है लेंथ, वो इस शॉर्टर साइड से
80 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। बट मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो जो आपके रूट बनेंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब नॉट रियल होंगे, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत था, तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि जो बुक में जब ये क्वेश्चन था, अब तो ये बुक से हट चुका है, तो ये क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे 30 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 होना चाहिए था, तो 30 के अकॉर्डिंग सही होता है, तो हम इसको 30 लेके चलेंगे, तो यहाँ 80 नहीं आएगा, ध्यान रहे। यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू? 30 मीटर। तो हम 30 के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 30, यहाँ 90 बनता है। आ जाते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए 90 एंगल है, सामने हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारा ये एज ए ब्रेथ हो गई, तो उसकी वैल्यू x है, तो x स्क्वायर, और यहाँ बेस हमारा लेंथ हो गई, तो x प्लस 30 होल स्क्वायर। ओके, अगर आपको डाउट लगता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको नहीं मिलेगा आंसर, तो आप देख लेना। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नेक्स्ट x स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देना, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 6 टू हो गया 12, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो गया 900, और 30 टू ज़ा 60x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहला आता है आपका एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स वाला टर्म, तो 60x, यहाँ से एक्स वाले को लेके आएंगे तो -120x, फिर आता है नंबर 900, नेक्स्ट 3600 को लेके आएंगे तो माइनस का 3600। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 60 में से 120 को हम माइनस करते हैं तो आएगा माइनस का 120, तो यहाँ साइन आ जाएगा आपका माइनस का 60x। ओके, इधर भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -2700 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है हमारा, जिसकी इक्वेशन होती है उसके इक्वल में रखते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू आपकी x का कोफिशिएंट है, तो -60 प्लस माइनस -60² माइनस 4, a की वैल्यू है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, और c हमारा -2700। ओके, अपॉन में 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 का स्क्वायर होगा 3600, और माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 27 की 4 से मल्टीप्लाई कराई तो ये हो गया 108 और 00 अपॉन में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 108 को जो हम 3600 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14400, 12 आपका 60, और ये हो गया रूट में, ठीक है। 144 हम सभी जानते हैं, ये होता है हमारा 12 का, और ये 20 का बाहर आके 10 बचता है। अब यहाँ दो वैल्यूज आ रही है, तो पहली वैल्यू जो है हमारी प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, 60 प्लस 120 अपॉन 2, तो 60 प्लस 120 हो गया 180, 180 अपॉन 2 हो गया हमारा 90 मीटर। अब सेकंड वैल्यू हमारी है 60 माइनस 120 अपॉन 2, तो ये जाएगा -60 अपॉन 2, कट करेंगे तो -30, बट साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल। ओके, तो x की वैल्यू आ चुकी है, मतलब सबसे शॉर्टर साइड्स आ चुकी है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 90, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 90, डायमेंशन बतानी थी हमें, और यहाँ पर हमारी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 30 मतलब 120, और डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 60 मतलब 150। तो अगर ये क्वेश्चन होता पहले तो ऐसा सॉल्व हो जाता, बट क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें मिसप्रिंट था, इस वजह से पूरे मार्क्स मिले थे बच्चों को जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। लास्ट है इसका और वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है the sum of the ages of father and his son is 45 years. 5 years ago the product of their ages was 124. Determine present age। ठीक है, तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं फादर की और सन की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ईयर, सन की एज को मान लेते हैं y ईयर। ठीक है, अभी तो दो वेरिएबल लेते हैं, बाद में इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाली जब भी बात आए ना तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी। अब यहाँ पे सम दे रखा है, तो उन x प्लस वाई का सम दे रखा है आपको 45, तो हम ये भी कह सकते हैं जो सन है y
इसकी एज क्या हो जाएगी अगर एक्स को उधर ले जाएं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ओके, तो ये भी हम बता देंगे 45 माइनस एक्स किसकी एज है, सन की। कॉमन सी बात है, 45 में से माइनस करें आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जो फादर है उसकी उम्र क्या होगी, एक्स थी प्रेजेंट, तो एक्स में 5 कम। ऐसे ही जो सन है, सन की एज वैसे तो वाई थी, ठीक है, तो वाई में हमारा 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि 5 दोनों में कम होगा। बट वाई की वैल्यू हमने बताई 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 बोल देंगे। तो 45 में से 5 माइनस क्या हो गया, 40 माइनस एक्स। तो 5 साल पहले की मैंने दोनों की एज बता दी है जो यूज करनी है हमें आगे। तो 5 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ओके 124। तो 5 साल पहले जो दोनों की एज का प्रोडक्ट था, तो फादर था एक्स माइनस 5 और सन जो अभी बताया मैंने 40 माइनस एक्स, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 124 था। ओके, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक्स की कराएंगे, तो 40x माइनस एक्स की एक्स से कराई एक्स स्क्वायर, फिर आगे 5 से, 5 4 20, 200। फिर अब 5 की एक्स से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 5x और 40x हमारा हो जाएगा 45x, नंबर है 200। इस नंबर को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का 124 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, सारे टर्म्स इधर ले जाके। तो देखिए साइन जब चेंज होता है सबके होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 45x और ये हो जाएगा प्लस का 324। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ। हम फैक्टर बना लेते हैं 324 के, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ऐसे फैक्टर बनाने की 45 बन जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अगर मैं 3 3 ज़ा 9 एक साइड में ले लूँ और बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36, तो 36 और 9 हमारा कितना होता है, 45 होता है ना। अब साइन माइनस का है, माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस में ऐड कर देते हैं, तो माइनस 39 और माइनस 36 और माइनस 9 होता है माइनस का 45, और माइनस 9 को माइनस 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 324 मिलेगा, क्योंकि इसी के तो फैक्टर हैं। बस अब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 9, अब अगले ब्रैकेट में भी वही आता है x माइनस 9, बाहर क्या चाहिए था 36, तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको इसके साथ लिख देंगे x माइनस 36 और नेक्स्ट है हमारा x माइनस 9। अब एक वैल्यू आ रही है x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 36 ईयर, और एक वैल्यू आ रही है x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू 9। अब फादर की एज 9 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्स फादर की एज मानी थी, तो ये एक्स आ गई हमारी 36। सन की एज जो है वो माइनस करके निकल जाएगी, तो 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 9। ओके, तो 9 ईयर आ गई। तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन के जितने भी आंसर हमने करे हैं आपको समझ में आए होंगे। इसका सेक्शन ई मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दूंगा, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। ओके, टेक केयर और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।